एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में हम राकेश यादव एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बुक पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर नहीं तो 2 या 3 वीडियो के अंदर हम इस बुक को कवर अप कर दें। ये बुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही अच्छी बुक है। सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर अप किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस बुक को चैप्टर 1 से। और चैप्टर 1 हमारा है कृषि व पशुपालन समय सामयिकी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। करंट अफेयर इसमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं कृषि बजट 2018-19 से। तो कृषि बजट 2018-19 न्यूनतम समर्थन मूल्य व कृषक आय। तो अगर हम बात करें 2016-17 में तो देश में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 275 मिलियन टन हुआ था और फलों व सब्जियों का उत्पादन लगभग 300 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2022 तक सरकार का ये टारगेट है कि जो किसान हैं उनकी किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा जाए और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो कम से कम लागत का कम से कम 1.5 गुना वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो इतना किसान को जो है रिटर्न में मिले। ओके, और इसके अलावा जैविक कृषि दैट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है और ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत भी करने की घोषणा की गई है। ये उन सब्जियों के लिए है जो कि मौसमी और क्षेत्रीय जिनका उत्पादन होता है और जो इस्तेमाल है उनका वर्ष भर होता है, जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू की फसलें हैं। और इसके लिए उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच बेहतर पारस्परिक संपर्क बनाए रखने के लिए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स शुरू करने की घोषणा की गई है। चलिए एक नज़र डालते हैं हरियाणा के कृषि बजट पर। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के बजाय 2022 तक आय को दोगुना करने की बात हरियाणा कृषि बजट में की गई है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा। वर्ष 2018-19 में अगर बजट की राशि देखें तो कुल 4097.46 करोड़ राशि जो है बजट में कृषि के लिए जो आवंटित थी और वहीं 2017-18 में देखें तो ये राशि थी 3026.1 करोड़। ठीक है, और हरियाणा में जो है किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा जिससे कृषि को लाभकारी बनाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, किसान परिवारों और भूमिहीन श्रमिकों के दबाव को कम करने के लिए ये प्राधिकरण जो है काम करेगा। प्राधिकरण का मेन पर्पस ये भी होगा कि वो रोजगार उत्पन्न करे पशुपालन और डेयरी विभाग के अंदर। ठीक है, चलिए इसके अलावा जो प्राधिकरण है वो हिसार नारनौंद में मुर्रा भैंस के लिए अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना करेगा और ये कहाँ पे होगा? खांडाखेड़ी हिसार के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पशु चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के लिए जो है पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज लखनऊ साहिब जो है अम्बाला में ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और जैसे लुआस हिसार के अंदर है एक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, तो उसी के तहत जो है एक पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? लखनऊ साहिब अम्बाला में। चलिए अब देखते हैं बागवानी, वन या मत्स्य में। तो 1345.54 करोड़ रुपए की इसमें जो है ये आवंटित किए गए हैं। दैट इज़ 51.22% की इसमें वृद्धि की गई है। बजट में बागवानी, वन और मत्स्य के लिए ऐतिहासिक दोगुनी वृद्धि की गई है। ठीक है, और हरियाणा की जो हरियाली है उसको बढ़ाने के लिए पंचायत समिति की मदद से हर गांव पेड़ की छांव में हर घर जो है हरियाली योजना को शुरू किया गया है। इसके अलावा 58 हर्बल पार्क इसके तहत स्थापित किए जाएंगे। मुरथल यानी कि सोनीपत में 116 एकड़ में एक सिटी फॉरेस्ट का विकास किया जाएगा। इसके अलावा शिवालिक और अरावली में मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण पर भी बल दिया जाएगा। तो ये था पेज 1 पर। सेकंड पेज पर यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हरियाणा में कृषि यंत्र के लिए बैंक की शुरुआत किस जिले में हुई है? तो ये हुई है जींद जिले में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा प्रदेश सभी जिलों में किन यंत्र योजनाओं को लागू करेगा? तो हरियाणा प्रदेश सभी जिलों में सौर आधारित सूक्ष्म यंत्र योजनाओं को लागू करेगा। ठीक है, सोलर बेस्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार को सिंचाई क्षेत्र में जल स्रोतों का अच्छा इस्तेमाल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है सम्मानित
किया गया है, क्योंकि हरियाणा जो है सिंचाई क्षेत्र में जल स्रोतों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा सम्मानित भी इसे किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि बाजार प्रणाली के तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए हरियाणा की जो है 4 मंडियों को चुना गया है, जिसमें चरखी दादरी, सोनीपत, करनाल और सफीदो जींद की मंडियों को जो है पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। ओके, हरियाणा में किसानों को मार्केटिंग, पैकेजिंग जैसी सुविधाओं के लिए सरकार ने जो है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का गठन किया है, ताकि जो किसान हैं उनको मार्केटिंग और पैकेजिंग के लिए काफ़ी सुविधाएं हो जाए। इसके अध्यक्ष जो है मनोहर लाल खट्टर रहेंगे और कृषि कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जो कि उपाध्यक्ष इसके रहेंगे। ठीक है, ओके। और वर्तमान में शायद इसके अध्यक्ष जो है जेपी दलाल हो, क्योंकि वर्तमान में वही जो है कृषि मंत्री हैं। डेयरी साइंस कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? तो डेयरी साइंस कॉलेज लुआस हिसार में खोला जाएगा। कृषि शिखर सम्मेलन नेतृत्व जो है कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन पहला सूरजकुंड में, दूसरा जो है गुरुग्राम में और तीसरा जो है ये सम्मेलन रोहतक में हुआ है। तो पहला फरीदाबाद, दूसरा गुरुग्राम, तीसरा रोहतक में कृषि शिखर नेतृत्व सम्मेलन। ठीक है, चलिए। फार्मा हब डेवलप होगा, कहाँ पर डेवलप होगा? ये करनाल पानीपत के बीच में डेवलप किया जाएगा फार्मा हब। ठीक है, और चनाना गांव भिवानी के अंदर स्ट्रॉबेरी हब स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव कौन है? तो ये है डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर अभिलक्ष्य लिखी। चलिए, पर्यावरण विभाग का नया नाम क्या होगा? तो पर्यावरण विभाग का नाम पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, HAU हिसार में देश का सबसे बड़ा एग्रो सोलर सिस्टम लगाया जाएगा HAU हिसार में। ठीक है, एग्रो सोलर सिस्टम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ बनी है? तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर सोनीपत के अंदर बनी है। तो ये आपको क्वेश्चन ध्यान रखना, रिपीट होता है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये हुई है अटेरना सोनीपत के अंदर। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी मंडी भी सोनीपत गन्नौर में और पंडित लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ये भी सोनीपत अटेरना गाँव में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो ये नूह हरियाणा से किया गया है, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना सौभाग्य। ठीक है, नूह हरियाणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरा विकास कौशल केंद्र कहाँ पे बनेगा? तो ये खांडाखेड़ी नारनौंद हिसार में बनाया जाएगा। उसके बाद है, चिड़िया ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो चिड़िया ब्रीडिंग सेंटर मोरनी हिल्स पंचकुला में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हुई है कुंजपुरा करनाल से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, HAU ने किस मशरूम में शोध कार्य किया है? तो HAU ने सिटाके नामक मशरूम में शोध या रिसर्च कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं खरीद में देश में पहला स्थान किसका है? तो गेहूं खरीद में देश में पहला स्थान सिरसा का है, लगभग 12.3 लाख मिलियन टन गेहूं खरीद हुई है। दूसरा है करनाल का, जिसमें 9.66 लाख मिलियन टन जो है खरीद हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी नीदरलैंड की हेल्प से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफेड का चेयरमैन कौन है? तो कैप्टन भूपेंद्र सिंह जो कि हिसार से है, तो ये कनफेड के चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा में प्रति व्यक्ति नए दूध उपलब्धता कितनी है? तो ये पहले आंकड़ा 878 ग्राम था प्रति व्यक्ति और अब ये बढ़कर 950 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में गायों को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो प्रदेश में गायों को लेकर गोधन सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन विभाग ने सरल हरियाणा पोर्टल उपलब्ध कराया है। तो सरल हरियाणा पोर्टल किस विभाग से संबंधित है? तो पशुपालन विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्या किया गया है? तो ये भू परिरक्षण परियोजना चलाई गई है। ठीक है, और यमुनानगर में जो है 3 परीक्षण प्रयोगशाला यहाँ पर स्थापित की गई है। तो भू परीक्षण प्रयोगशालाएं जो है स्थापित की गई है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा मिनरल लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? तो ये प्रवीण कुमार है, हरियाणा मिनरल लिमिटेड के चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये है मेहर चंद गहलोत, जो कि पलवल से है, मेहर चंद गहलोत वाइस चेयरमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये है शक्ति सिंह, पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम नीदरलैंड की मदद से जो है फूल मंडी विकसित करेगा। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली मॉडल गौशाला का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये करनाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड का मुख्य प्रशासक कौन है? तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक हरदीप सिंह है। तो आंसर इज हरदीप सिंह। ठीक है, चैप्टर 2 देखते हैं अभी, कृषि अर्थव्यवस्था। तो कृषि का अर्थव्यवस्था में क्या कुछ योगदान है, आइए इस पर नज़र डालते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि को भारत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था की। कृषि को भारतीय आर्थिक व सामाजिक जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत और विदेशी मुद्रा अर्जन करने का एक माध्यम माना जाता है और इसी कारण से देश की आधारशिला भी हम कृषि को बोल सकते हैं। कृषि के लिए अंग्रेजी में एग्रीकल्चर शब्द का यूज किया जाता है और ये लैटिन वर्ड है जहाँ पे एगर या एग्री का मीनिंग होता है मृदा और कल्चर का मीनिंग होता है कृषि करना। ठीक है, ओके। उसके बाद है कृषि करने के लिए कुछ आवश्यक कारक होते हैं, जैसे कि अनुकूल स्थलाकृति होनी चाहिए, मृदा और जलवायु अच्छी होनी चाहिए और जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उस भूमि को कृषिगत भूमि कहा जाता है। भारत की लगभग 55% पॉपुलेशन है जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है और अगर हम बात करें 1950 से 51 में तो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कृषि का योगदान लगभग 53% था, जो कि 1990 से 91 में कम होकर 29.6% हो गया। और अगर 2016-17 की बात करें तो भारत के सकल मूल्य संवर्धन GVA में कृषि का उत्पादन जो है योगदान लगभग 17.4% रहा। तो देन ये 16 to 17 में ये और भी कम हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत में सामान्य भूमि उपयोग कुल, अगर हम बात करें भौगोलिक क्षेत्र तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र टोटल जो है 328.73 मिलियन हेक्टेयर है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर मिलियन हेक्टेयर में बात करें तो 328.73 और भू उपयोग का कुल सूचित क्षेत्र कितना है? तो ये है 305.81। वनों का क्षेत्रफल लगभग 70.02 मिलियन हेक्टेयर। कृषि के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र 43.52। प्रति को छोड़कर अन्य अकृषक क्षेत्र, तो प्रति भूमि होती है जो कि काफ़ी टाइम से 3 या 4 पिछली फसलों से उस पर खेती ना की गई हो, तो ये है 26.10 मिलियन हेक्टेयर। प्रति भूमि है 25.28। बोया गया क्षेत्र है 140.80, आपको ध्यान रखना है। और जो शस्य कालक क्षेत्र है वो कौन से हैं? 54.44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कुल कृषि क्षेत्र कितना है? तो ये है 190.25। शस्य गहनता कितनी है प्रतिशत में? तो ये है 138.67 और सिंचित क्षेत्र कितना है? तो ये है 91.53। तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। चलिए अभी देखते हैं कि कृषि कितने टाइप की होती है। तो कृषि के बेसिकली जो है 4 टाइप होते हैं। तो पहला है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि वो कृषि होती है जिसको किसान अपने जीवन यापन के लिए या गुजारे के लिए करता है। भारत के अधिकांश किसान इसी प्रकार की कृषि पर आधारित होते हैं। इसमें जो है छोटी छोटी भूमि की जोतों पर परिवार के सदस्य अपना भरण पोषण करके और कृषि के पुराने और परंपरागत तरीकों का इस्तेमाल करके खेती करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है व्यापारिक कृषि, जो कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। तो नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज और कीटनाशकों की सहायता से खेती की जाती है। यह उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के अधिक सिंचित क्षेत्रों में की जाती है और इसे पूंजीवादी कृषि भी कहते हैं। ठीक है, जो व्यापारिक फसलें हैं जैसे कि गन्ना, ठीक है, चाय, कुछ इस तरह की फसलें जो है ये आती है
व्यापारिक कृषि में। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि। तो कम जनसंख्या वाले जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे ये खेती की जाती है, जैसे कि पूर्वी राज्य, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में ये अधिक जो है की जाती है। यहाँ पे पेड़ों को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। नेक्स्ट है झूम कृषि। तो झूम कृषि है राज्य के वनों को जलाकर खेती करना, झूम कृषि। और यहाँ कुछ समय के लिए कृषि की जाती है और अगर इसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर किसी दूसरी जगह को काट कर वहाँ पे खेती कर ली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फसलों के प्रकार। तो भारत में 3 तरह की शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। ठीक है, तो रबी की फसलें कौन सी है? इनको शीतकालीन फसलें भी कहा जाता है। अक्टूबर व नवंबर के मध्य इनको बोया जाता है और ग्रीष्मकालीन जैसे कि मार्च व अप्रैल के मध्य इनको काटा जाता है। ठीक है, कहीं पर अप्रैल से जून भी लिखा होता है ये महीना। इसमें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों प्रमुख रबी की फसलें हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी सेकंड नंबर पे खरीफ की फसलें, जिसे ग्रीष्मकालीन फसलें भी कहा जाता है। यह मानसून के आगमन के समय यानी कि जून जुलाई में उगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर या अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन इसकी कुछ प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट जायद की फसलें। यह रबी और खरीफ ऋतुओं के बीच में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में। और जायद की फसलें जो है बेसिकली सब्जियां और कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा और सब्जियां और चारे की फसलें हैं, जायद की फसलें कहलाती हैं। अगर हम बात करें फसलों का वर्गीकरण, तो फसलों का वर्गीकरण बेसिकली 3 आधार पर किया गया है, 4 आधार पर। तो पहला है जीवन चक्र, उनका 1 वर्षीय फसलें हैं, द्विवर्षीय फसलें हैं, बहुवर्षीय फसलें हैं। देन उनका ऋतुओं के आधार पर, अभी हमने जो डिस्कशन देखा। और तीसरा है आर्थिक महत्व के आधार पर और चौथा है उपयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए पहले जीवन चक्र के आधार पर देख लेते हैं। 1 वर्षीय फसलें जो 1 वर्ष में या 6 महीने में या 1 वर्ष में जो है जिनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। तो जैसे कि धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, ये कौन सी फसलें हैं? ये 1 वर्षीय फसलें हैं। द्विवर्षीय जैसे कि चुकंदर है, बहुवर्षीय जैसे कि रिस्का और नेपियर घास है। और ऋतुओं के आधार पे हमने अभी देखा है, तो ये डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। आर्थिक महत्व के आधार पर कुछ धान्य फसलें होती हैं, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा। दलहनी फसलें होती है जिसमें विभिन्न प्रकार की दालें होती हैं। तिलहनी फसलें, ठीक है। और रेशेदार फसलें जैसे कि कपास, जूट, रुई, पटसन, सनई, तो ये होते हैं। और उपयोग के आधार पर फसलें जो है नकदी फसलें होती हैं, आवरण फसलें होती हैं, ठीक है, जो मृदा अपरदन से बचाने के लिए की जाती है। और हरी खाद फसलें होती हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ इतना डिस्कशन काफ़ी है। उसके अलावा कुछ खाद्यान्न फसलें होती है जैसे कि सीरियल क्रॉप। तो खाद्यान्न फसलों का अभिप्राय बेसिकली क्या होता है? ये ग्रैमीनी कुल या घास कुल के कुछ पौधे होते हैं जिन्हें दाने के लिए उपयोग में लाया जाता है या इनको उगाया जाता है। ये फसलें संपूर्ण विश्व में भरण पोषण का प्रमुख आधार है। और तो विभिन्न तरह की सीरियल फसलें हैं जैसे कि प्रमुख खाद्यान्न मेजर सीरियल्स, इसके अंतर्गत गेहूं, धान और जौ आते हैं। मोटे खाद्यान्न जैसे मिलेट, माइनर सीरियल्स, इसके अंतर्गत मक्का, ज्वार और बाजरा आते हैं। स्मॉलर मिलेट्स, लघु खाद्यान्न, इसके अंदर मंडुआ या रागी, कोदो, सावा, चेना और कुटकी आदि फसलें शामिल हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा चावल। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे कि यहाँ से पूछ लिया जाता है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं चावल में और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है। इसके अलावा इसके लिए कितनी जो है टेम्परेचर, कितनी इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चावल बेसिकली खरीफ की फसल है और इसको जुलाई में बोया जाता है। भारत की सर्वाधिक यानी कि कुल कृषि योग्य भूमि के 25% भाग पर चावल की खेती की जाती है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की बात करें तो 2x बराबर यहाँ पर 24 होता है। ठीक है, 24 इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। इसका कुल जो है ग्रैमीनी है यानी कि घास कुल की फसल है ये।
वानस्पतिक नेम इसका ओराइजा सेटाइवा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ओराइजा सेटाइवा। उत्पत्ति इसकी दक्षिणी पूर्व एशिया से मानी जाती है और जलवायु इसके लिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु अच्छी मानी जाती है। औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जलवायु इसके लिए 150 सेंटीमीटर की जलवायु जो है अच्छी रहती है, वर्षा, ठीक है। और चावल एक स्वपरागित फसल है, खुद ही इसका परागण हो जाता है। भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। भारत का चावल उत्पादन में चीन के बाद सेकंड स्थान है। चिकनी उपजाऊ मिट्टी, गर्म जलवायु, 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। और एगोरा और नील हरित शैवाल जो है इनका प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए धान के पौधे की जड़ों में, ठीक है। तो ये जो नील हरित शैवाल है, ये जिसको काई भी बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ये पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करवाती है और इसको जो है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, यहीं पर हम बात करें तो 2016 के विश्व के 5 कृषि उत्पादक आयातक राष्ट्र है जो कृषि उत्पादों का आयात करते हैं। तो भारत इसमें जो है यहाँ पर 7वें पोजीशन पे है आयात करने की रैंकिंग में, और प्रथम पोजीशन पर है यूरोपियन यूनियन, और सेकंड पर है यूएसए, और थर्ड पर है चीन। और भारत यहाँ पर 7th कंट्री है 2016 के आंकड़े के अनुसार, जो कि 7वां सबसे बड़ा आयातक देश है। और अगर हम निर्यातक की बात करें तो भारत जो है प्रथम पर यही है यूरोपियन यूनियन, द्वितीय पर यही यूएसए, और थर्ड वहाँ पर चाइना था, लेकिन यहाँ पर थर्ड कौन सा है, ब्राज़ील है। और भारत जो है 10वें पोजीशन पर है निर्यात करने के मामले में, ठीक है। चलिए देखते हैं चावल में कितनी जो है प्रोटीन होती, तो 6 to 7% इसमें प्रोटीन होता है इस फसल में, और 76% कार्बोहाइड्रेट, 2.5% वसा और 1.1% खनिज होता है, ठीक है। तो 6 से 7% प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 2.5% फैट और 1.5% मिनरल इस पौधे में हमें मिलता है, इस खाद्यान्न से हमें मिलता है। 2015-16 में भारत में जो है थाईलैंड को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना है, ठीक है। ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन बना है, तो भारत बना है, किसको पीछे छोड़कर, थाईलैंड को, ठीक है। चलिए, चावल उत्पादक देश कौन सा है, तो चावल उत्पादक देश सबसे फर्स्ट जो है चाइना है, देन सेकंड कौन है, भारत है। और भारत जो है उत्पादक तो सेकंड नंबर पे है उत्पादक देश, और जो निर्यातक है वो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है चावल का, ठीक है। चलिए, ओके। उसके बाद चावल उत्पादक में अगर हम बात करें हरियाणा नहीं, स्टेट की, विभिन्न राज्यों की, तो पश्चिम बंगाल जो है सबसे शीर्ष उत्पादक राज्य है, देन यूपी एंड देन पंजाब, ठीक है। और अगर हम बात करें क्षेत्रफल, शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, और सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल में, एंड देन थर्ड उड़ीसा में, ठीक है, क्षेत्रफल। ये अभी देखते हैं चावल की किस्में। तो साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, महसूरी, पूसा 33, बाला, लुनाक्सी, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हैसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा 5, IR8, IR20, लक्ष्मी और शुष्क सम्राट, ये सब क्या है, ये चावल की उत्पादक किस्में हैं, ओके। धान की प्रजाति की अगर हम बात करें तो धान की प्रजाति मेनली माही सुगंधा, नरेश, शंकर और बरानी दीप है, ठीक है। चलिए, चावल की संकर प्रजाति की बात करें, दैट इज़ हाइब्रिड प्रजाति जो है पूजा RS10 और PHB 71, पूसा 1460 और पूसा 14-1, ठीक है। ये है चावल की कुछ संकर प्रजाति। चावल को 2 विधियों द्वारा बोया जाता है, पहला बीज छिड़काव और दूसरा पौधा प्रतिरोपण। तो पौधा प्रतिरोपण की विधि जो है विकसित रूप से जापानी विधि इसको कहा जाता है, और 1953 में भारत में ये प्रारंभ हुई। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा चावल का कटोरा
कहलाता है। तो जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है वो चावल का कटोरा कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया गया है? तो 2004 को और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं एक ही साल में। तो ओस जो कि सितंबर अक्टूबर में, अमन जो कि सर्दियों में जाड़ों में, और बोरो जो है गर्मियों में उगाई जाती है। उसके अलावा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये कटक उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, कटक उड़ीसा। धान की किस्म जो बहुत अधिक उत्पादकता देती है तो ये है लूना। और भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की पहली बोनी प्रजाति कौन सी है? तो ये है जया। भारत कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की पहली बोनी प्रजाति जया। आगे देखते हैं DRR 45, ये धान की उच्च जिंक युक्त प्रजाति है। DRR 42 धान की सूखारोधी नवीन प्रजाति है। कीटरोधी किस्मों की बात करें तो IIT 144, बाला और N22। ठीक है, ओके। अगर हम धान को धोते हैं काफ़ी बार तो उसमें विटामिन B1 होता है विच इज़ थायमिन, और जो धोने पर नष्ट हो जाता है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूसा 1460 और पूसा 14-1। पूसा 1460 जिसका ब्रांड नेम सुगंध है, दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज है और पहला बायोटेक चावल है। कौन सा? पूसा 1460। ओके। गोल्डन राइस किस्म की चावल में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन A, जिसको बीटा कैरोटीन भी बोलते हैं, तो ये पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर। ओके। DG व्यू जीन चावल में बोनेपन का जीन है। ठीक है, DG वो। डैपेग मेथड क्या होता है? तो चावल उत्पादन की यह विधि जो है फिलीपींस और जापान में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस विधि में जो रोपनी हेतु जो पौधे होते हैं वो 12वें दिन तैयार हो जाते हैं। सो दिस इज डैपेग मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गेहूं। तो गेहूं रबी की फसल है। जन्म स्थान इसका मध्य एशिया है। इसका कुल ग्रेमिनी है। चावल का कुल भी ग्रेमिनी कुल था। वैज्ञानिक नेम इसका ट्रेटिकम एस्टिवम है। ठीक है, ट्रेटिकम एस्टिवम। टेम्परेचर इसके लिए 10 to 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए। औसत वर्षा 80 सेंटीमीटर। और गेहूं के जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो 2x = 42 है। इसमें सामान्यतः 8 से 15% प्रोटीन, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा और 2% इसमें खनिज मिलता है। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, ग्लूटिन प्रोटीन। गेहूं में विटामिन B1, 2, B6 और विटामिन E पाए जाते हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की ही दृष्टि से धान के बाद विश्व में द्वितीय महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? गेहूं है। गेहूं की प्रजाति जो ट्रेटिकम कॉम्पैक्टिकम टी सेपेरेकोकम जो कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिलती है, उक्त प्रजाति की गेहूं है जो कि मोहनजोदड़ो से खुदाई में मिले थे। ओके। जापान में नोरिन सेरिजो वाली, दिस इज सेरिजो, ठीक है, वाली गेहूं प्रजातियों से नोरिन नामक बोनी जीन को अलग किया गया। ठीक है, नोरिन 10 नामक छोटे प्रजाति को 1948 ईस्वी में एससी सैलोमन USA में ले गए थे। तो एससी सैलोमन नाम का आदमी था जो कि नोरिन 10 को USA में 1948 में लेके गया। IARI द्वारा 5 प्रजातियों लैरेमा रेजो 64A, सोनारा 64, दिस इज सोनारा, ठीक है, और मायो 64 और S227 मंगवाई गई थी। हरित क्रांति में सोनारा 64, लैरमा रोजा 64 का प्रयोग जो है काफ़ी इसमें हरित क्रांति के योगदान में काफ़ी इन किस्मों ने बहुत अधिक योगदान दिया है। ठीक है, हरित क्रांति में। शीर्ष गेहूं उत्पादक 5 राष्ट्रों की बात करें तो यूरोपियन यूनियन सबसे पहले नंबर पे, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। ठीक है, रूस एंड देन USA। गेहूं क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, दूसरे नंबर पर चाइना में, तृतीय
नंबर पे वेट, ठीक है, और चौथे नंबर पे यहाँ पे फ्रांस में है, और तृतीय नंबर पे यहाँ पर, एक सेकंड कंफर्म हो जाए एक बार, सो यहाँ पे भारत की जगह रूस है, रसिया, ठीक है, और चौथे नंबर पे फ्रांस है। ओके, गेहूं उत्पादकता वाले 4 शीर्ष राष्ट्र 2015 में, ये थे 2009 से 10 में, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, 2017 वाला आंकड़ा आप ध्यान रखिए। पहले पे यूरोपियन यूनियन, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे भारत, ठीक है। चलिए ओके, अगर हम बात करें भारत के अंदर, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूं उत्पादक शीर्ष राज्यों में, तो उत्पादन जो है मिलियन टन में है ये, तो 30.01 मिलियन टन, मध्य प्रदेश में 17.20, पंजाब में 16.40। प्रिटकेल जो है गेहूं एवं राई की क्रॉस परिणाम है, जब हम गेहूं और राई का जो है क्रॉस करवाते हैं तो ट्रिटकेल जो है हमें मिलता है। नेक्स्ट है मैक्रोनी गेहूं, टी डूरुम, असिंचित परिस्थितियों के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और इस गेहूं से सूजी बनाई जाती है। यह गेहूं मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बोया जाता है। इसे सख्त गेहूं भी कहते हैं। दिस इज मैक्रोनी गेहूं। नेक्स्ट है इम्र गेहूं, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में यह गेहूं उगाया जाता है, दक्षिण भारत में। चलिए आप देखते हैं गेहूं की किस्में, तो सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, जिसको SW200 भी बोलते हैं, भवानी SW1085, कल्याण सोना, मैक्रोनी, राज 3077, ये कुछ किस्में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा वर्ष 2015 में गेहूं की विकसित प्रजातियां जो है यह HW1098, ठीक है, और जिसको नीलगिरी खापली भी बोलते हैं, और पूसा मालवी, तो ये दोनों किस्में जो है IARI द्वारा 2015 में विकसित की गई। पूसा बेकर जो है नई प्रजाति विकसित की गई ICAR द्वारा। और भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर ही पड़ा, और गेहूं क्रांति भी हम हरित क्रांति को बोल सकते हैं। गेहूं के अंदर रस्ट नामक एक रोग लगता है, रस्ट होता है जंग टाइप, ठीक है, तो ये 3 टाइप का होता है, येलो रस्ट भी हो सकता है, ब्राउन रस्ट भी, और ब्लैक रस्ट भी। उसके अलावा करनाल बेट भी गेहूं की एक बीमारी है। यह बीमारी टिलेटिया इंडिया नामक कवक के कारण होती है, तो कवक के कारण ये बीमारी होती है। फ्लेरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा बोलते हैं, ये एक जो है इस खरपतवार को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोयूरॉन नामक शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो आइसोप्रोयूरान, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है गेहूं बुआई में जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सीड ड्रिल होती है जिसका इस्तेमाल गेहूं बुआई के लिए किया जाता है। उसके बाद है चावल उत्पादक 2017 के शीर्ष राज्य, हरियाणा यहाँ पर नहीं है इनमें भी, तो पश्चिम बंगाल है सबसे पहले नंबर पे, देन उत्तर प्रदेश, देन पंजाब। और क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। तो 2015-16 का हमें नहीं करना है। 15-16 में जो है गेहूं क्षेत्रफल में जो हरियाणा है वो सेकंड पोजीशन पर था, ठीक है, 4224 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद है मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी भारत में उगाए जाने वाले कुछ प्रमुख मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। उदाहरण जो है रागी में जैसे लोहा बहुत ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम और सूक्ष्म तत्व भी बहुत अमाउंट में मिलते हैं, ठीक है। तो ये है 2016-17 के मोटे अनाज में शीर्ष उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, देन राजस्थान, देन कर्नाटक, ठीक है। और क्षेत्रफल में अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल में भी सेम ही जो है यहाँ पर नंबरिंग रहेगी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड देन कर्नाटक। तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देन है ज्वार, तो ज्वार जो है क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की ही दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद तीसरी महत्वपूर्ण फसल है ज्वार। इसको गरीब लोगों की फसल भी कहा जाता है। अमेरिकी मूल से ये संबंध रखती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु इसके लिए काफ़ी अच्छी है। तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए और वर्षा जो है 30 से 75 सेंटीमीटर। शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है शीर्ष उत्पादक राज्य है ज्वार के। मिट्टी इसके लिए दोमट मिट्टी,
ऋतु जो है रबी और खरीफ दोनों शस्य ऋतुओं में इसको उगाया जा सकता है। भारत में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन होता है। भारत में जो मोटे अनाज होते हैं तो उन मोटे अनाजों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? ज्वार का। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 23.78 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर मोटा अनाज बोया जाता है, जिसमें 5.5% के लगभग ज्वार बोई जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा ज्वार नाइजीरिया में होती है। ठीक है। और भारत, अगर हम बात करें टोटल उत्पादक देशों में, तो भारत का जो है उत्पादक देशों में चौथा स्थान है और पहला स्थान जो है अमेरिका का है। यहाँ पर 1502 मिलियन टन का यहाँ पर टोटल खाद्यान्न उत्पादन होता है। किसमें अगर हम बात करें यहाँ पर ज्वार की, तो CSH1 और DSH4, इसको रबी शंकर भी कहा जाता है, तो ये काफ़ी अमाउंट में यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। नोट, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार भारत का तीसरा खाद्यान्न है, किंतु पिछले कुछ वर्षों से मक्का का अधिक उत्पादन बाजरा व ज्वार से भी अधिक रहा है। ठीक है। 2016-17 में अगर हम मक्के की बात करें तो 25.92 मिलियन टन का उत्पादन यहाँ पर मक्के का हुआ है, बाजरे का 9.73 और ज्वार का 4.6 मिलियन टन। ठीक है। नेक्स्ट है मक्का। तो मक्का जो है मोटे अनाज में आता है, खरीफ की फसल है, इसे कॉर्न के नाम से जाना जाता है, जैसे आपको पॉपकॉर्न भी बोलते हो। मक्का जो है अमेरिकी मूल का पौधा है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये भारत में लाया गया और शीर्ष उत्पादक इसके राष्ट्र है USA, देन चाइना, देन ब्राज़ील। जलवायु की बात करें तो अर्ध शुष्क जलवायु, जिसको उपोष्ण कटिबंधीय भी बोलते हैं। निम्न कोटि की मृदा, जिसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस एवरेज और वर्षा 60 से 120। पाला और शुष्क पवनें मक्का की फसल के लिए हानिकारक होती है। ज़्यादा ठंड और ज़्यादा जो शुष्क हवा है वो भी मक्के के लिए हानिकारक है। उत्पादक राज्यों की बात, राष्ट्र की बात करें तो USA में लगभग 384.8 मिलियन टन, देन चाइना में 219। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट आपको देखना है, ध्यान रखना है। प्रोटीन होता है, वसा होती है, स्टार्च ज़्यादा पाया जाता है धान के मुकाबले, इसमें स्टार्च ज़्यादा मिलता है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। मक्का एक C4 पौधा है, इसको उभयलिंगी पौधा बोलते हैं। वानस्पतिक नेम इसका जिया मेज होता है। भारत में 10 राज्यों में सर्वाधिक जो है ये उत्पादित किया जाता है। कर्नाटक मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य है, इसीलिए इसे अनाजों की रानी भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत अधिक अमाउंट में 10 राज्यों में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बोया जाता है। मक्का जो है रबी, खरीफ और जायद तीनों ही ऋतुओं में उगाया जा सकता है। जायद में इसको चारे के रूप में उगाया जाता है। मक्का जो है बायोडीजल के उत्पादन में प्रयुक्त धान्य फसलों के साथ जो है प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। विश्व में मक्का उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। सबसे बड़ा आयातक जापान है मक्के का और निर्यातक USA है। मक्का अल्कोहली पेय उत्पन्न करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मक्के का प्रयोग मंड पाउडर और डेक्सट्रिन में किया जाता है। अनुवांशिक किस्में इसकी शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, नवीनतम किस्में इसकी प्रताप, गिरजा, प्रगति, शंकर 5, पूसा आली, ये सब है। सामान्य किस्में इसकी दक्कन, शंकर 115, मक्का 1, विवेक मक्का 11 जो कि कंपोजिट है, और सरंधामणि कंपोजिट। ठीक है। मक्के में जो है वाइट बर्ड नामक जो रोग हो जाता है, जो कि जिंक या जस्ते की कमी के कारण होता है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जो इसके शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। ठीक है। मक्का उत्पादक प्रमुख राज्य कर्नाटक है, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और UP है। भारत के अधिकांश भाग में पिंटल किस्म और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में डेंट किस्में जो है मक्के की उगाई जाती है। ठीक है। चलिए बाजरा देखते हैं। बाजरा जो है गरीब लोगों का आधार होता है। अफ्रीकी मूल का पौधा है, जैसे ज्वार भी अफ्रीकी मूल का था। तो इसके लिए उष्ण और शुष्क कटिबंधीय जलवायु अच्छी रहती है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, वर्षा भी लगभग 50 डिग्री सेंटीमीटर तक। मिट्टी इसमें ब्लूई दोमट और अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण की मात्रा बाजरे में होती है। किस्म है इसकी पूसा 701, कंपोजिट GHB 577, PB 180, RHB 127। प्रमुख रोग इसमें हरित बाल और अर्गट बाजरा। शीर्ष उत्पादक राष्ट्र है नाइजीरिया। बाजरा उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों में शीर्ष राज्य है
राजस्थान। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं जो यह शीतकालीन ऋतु की फसल है जिसको रबी की फसल भी कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी से ही काफ़ी महत्वपूर्ण फसल रही है। जन्म स्थान इसका चाइना है। जलवायु इसकी समशीतोष्ण जलवायु, तापमान 15 से 21, वर्षा 55 टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मिट्टी जो है बलुई दोमट, मध्यम उर्वरता वाली मिट्टी। राजस्थान और उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं और विश्व में रूस और जर्मनी शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। रागी फसल जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद है दलहन। दालों में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता भी है। मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक है दालों का। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है और राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो जड़ में पाया जाता है और जो नाइट्रोजन को पौधे के लिए अवेलेबल करवाता है। इन फसलों के लिए कोबाल्ट की भी आवश्यकता होती है। कोबाल्ट जो है राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, तो कोबाल्ट भी इसमें यूज किया जाता है। विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है, इसमें विटामिन B12 मिलता है। दलहनी फसलों में संतुलित खाद जो है NPK का जो रेशो होता है 1:2 होता है। ठीक है, खाद का रेशो। ठीक है, ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश। ठीक है, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा देती है। लेग्यूम कुल की फसलें यानी कि जो फलियों वाली फसलें हैं को दलहनी फसलों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, खरीफ ऋतु में जो दलहनी फसलें हैं अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, सोयाबीन, लोबिया। रबी में चना, मटर, सेसूर, खेसारी इत्यादि। जायद ऋतु में मूंग, उड़द, सोयाबीन। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चना। ये दक्षिण पूर्वी यूरोप की फसल है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु 15 से 30 डिग्री सेल्सियस, 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, हल्की और मध्यम दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। भारत चने का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। किस्म पूसा 226, सम्राट, राधे, विशाल, उदय और पूसा 372। तो आपको हर चीज़ की जो है ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी मेन फसलें हैं जैसे कि चावल, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, जौ। ठीक है, इन चीज़ों को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अरहर, इसे लाल चना और पिजन पी के नाम से जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई है। जन्म स्थान भारत है, ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। IARI द्वारा विकसित जो इसकी उपज है अरहर की जो किस्म है दैट इज़ पूसा 16। ठीक है, इसमें जो रोग लगते हैं वो बेल्ट, बंजा और पीला चितवर्ष रोग जो है इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है मूंग। तो इसका जन्म स्थान भी भारत है, ये भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मसूर उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होती है ये। ठीक है, दालों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में पंजाब सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तिलहन वसा का मेन स्रोत होता है, भोजन पकाने का माध्यम है जो है वसा। ठीक है, वसा का इस्तेमाल किया जाता है ऑयल वगैरह का। इसके अतिरिक्त जो है ये सब फसलें आती है तिलहन में, अरंडी, सरसों, मूंगफली, अलसी, तिल। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक तिलहन में गुजरात है। 72% तिलहनी फसलों की वर्षाधीन कृषि की जाती है, वर्षा पर डिपेंड है। कि मूंगफली 16वीं शताब्दी में भारत में लाया गया था। कुल इसका लेम्यूमिनेसी है। ओके, चलिए पैगिंग जो है मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। मूंगफली की फसल में जिप्सम की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। मूंगफली में जो भारत है वो चीन के बाद सेकंड नंबर पर है उत्पादन में। ठीक है, मूंगफली की खली में 7 से 8% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस और 1.3% पोटास मिलता है। उसके बाद सोयाबीन में जो है तेल और प्रोटीन मिलता है, जिसमें तेल 22% के लगभग और प्रोटीन जो है 45%। ठीक है, और इसके लिए pH जो है 6 से 6.5 की आवश्यकता होती है, pH वैल्यू।
ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको PDF जो है नीचे मिल जाएगी अगर आपको देखनी है तो। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जैसे हरियाणा का है यहाँ पर, तो हरियाणा का क्या है, सरसों में, ठीक है, सरसों में पहला जो स्थान है वो राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और तीसरा सरसों उत्पादन में हरियाणा का है। ठीक है, रेपसीड क्या होते हैं, तो रेपसीड भी सरसों की तरह ही फलियों वाले पौधे होते हैं जो कि तेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो शीर्ष है कनाडा, देन चाइना, देन भारत। भारत 3rd पोजीशन पर है। सूर्यमुखी, जो सूरजमुखी भी जिसको कहा जाता है, ठीक है, 1969 में रूस से भारत में लाया गया। तेल इसमें 40 to 45% और इसमें लाइनोलिक अम्ल मिलता है जो धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। ठीक है, चलिए, ज़्यादा आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तिलहन, सेसेमम उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। ठीक है, तो कौन सी फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ की फसल होती है और दक्षिण भारत में रबी की फसल होती है, तो दिस इज सेसेमम यानी कि तिलहन या तिल। ठीक है, अलसी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलसी को फ्लैक्स सीड या लैन सीड भी बोलते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत अमाउंट में होता है, तेल भी बहुत अमाउंट में होता है। ठीक है, उसके बाद कुसुम, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन भारत करता है कुसुम का, और ये वाटर प्रूफ क्लॉथ के निर्माण में, चमड़े के प्रिजर्वेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन, कपास, तो ये इंपॉर्टेंट है। यह मालवेसी कुल का सदस्य है। जलवायु इसके लिए समशीतोष्ण, तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी इसके लिए काली और जलोढ़ मिट्टी बेस्ट है। इसको सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। वर्षा इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर। कपास के रेशों से जो है बीजों को प्राप्त, रेसे जो है बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। महाराष्ट्र में इससे खेत स्वर्ण भी कहते हैं। सर्वोत्तम कपास के रेशों की लंबाई 5 सेंटीमीटर तक होती है। 2016-17 में भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। कपास में शीर्ष राष्ट्र कौन से है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है। ठीक है, कपास की 2 प्रजातियां हैं, एक तो देसी और एक अमेरिकन। तो देसी जो है गैसीपियम अर्बोइया नाम जो है ये इसका नाम है, और जनक भारत व इंडो चाइना इसके जनक है देसी कपास के। अमेरिका कपास जिसमें हिरसुटम और बारबेंडस, ठीक है, और इसके जनक कौन है? मैक्सिको व दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसीलिए इसको अमेरिका की कपास भी कहा जाता है। देसी कपास के गॉसिपियम अर्बोरिया और अमेरिकी कपास की क्या क्या है किसमें? हिरसुटम और बारबेडेनस। ठीक है, अमेरिकन कपास किस्में जो है H4, F414, सुजाता, जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ये कुछ है। नवीनतम किस्में इसकी NH55 अमेरिकन है, टूरब PA225 है, प्रताप और कॉपी 1 है। उसके बाद है जूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह है टीलिएसी कुल का सदस्य है। जन्म स्थान इसका अफ्रीका और भारत है। उष्ण आर्द्र जलवायु इसके लिए अच्छी है। 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा, 25 से 38 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और प्रति हेक्टेयर उपज में उड़ीसा का पहला स्थान है और शीर्ष उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। नेक्स्ट है शुगर केन, गन्ना, ये भी अच्छी किस्में से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जन्म स्थान भारत है। कुल इसका वही है गेमिनी कुल। जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, तापमान है 21 से 27, वर्षा है 100 से 180, तो अच्छी वर्षा चाहिए होती है इसके लिए भी। मृदा इसके लिए कॉप और दोमट मिट्टी दोनों चाहिए होती है। महत्वपूर्ण किस्में इसमें CO 1148 और COS 510 है। गन्ने के रोग है रेड रोट। ठीक है, भारत का शक्कर का प्याला किसे कहा जाता है? यूपी को कहा जाता है। सर्वाधिक गन्ना ब्राज़ील में होता है और 2nd नंबर पे इंडिया के अंदर होता है। धारणीय गन्ना उपक्रमण क्या है? इसमें सतत गन्ना, इसे सतत गन्ना जो है पहल कहा जाता है। इसमें ड्रिप सिंचाई प्रभावकारी होती है। गन्ना पकने के इसमें पाला गिरने से सर्कस की मात्रा या जो शर्करा है उसकी मात्रा घट जाती है। ठीक है, शर्करा की मात्रा इसमें घट जाती है अगर पाला गिर जाता है तो उस टाइम पकने के टाइम पे। भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये कानपुर यूपी के अंदर है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर
तमिलनाडु के अंदर है। गन्ना, मक्का, ज्वार और बाजरा C4 के पौधे हैं, यानी कि उभयलिंगी पौधे। ये ऐसे पौधे जिनमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान 4 कार्बन युक्त पदार्थ ऑक्जेलो एसीटेट बनता है। ठीक है, ओके। चलिए, ज़्यादा आपको इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। शक्कर जो है नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है जो तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, शक्कर नगर, ठीक है, तेलंगाना में है ये। गन्ना उत्पादक शीर्ष राज्य है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उसके बाद बात करते हैं तंबाकू। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें देख लेंगे। इसमें जो कुल है 17वीं शताब्दी में इसमें पुर्तगालियों द्वारा ये भारत में लाई गई है और कुल इसका है 16 उत्पत्ति स्थल है दक्षिणी अमेरिका। जलवायु है इसके लिए उष्ण कटिबंधीय, तापमान 20 से 28 डिग्री सेल्सियस, वर्षा है 50 से 100 सेंटीमीटर। ओके, इसके लिए लाल व पीली मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली तंबाकू निकोटियाना टोबैकम है। निकोटियाना टोबैकम। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है। शीर्ष उत्पादक भारत में आंध्र प्रदेश, देन गुजरात, देन कर्नाटक। विश्व में शीर्ष उत्पादक चीन, देन ब्राज़ील, देन भारत तंबाकू उत्पादन में। चाय का उत्पादन भारत में पहली बार 1834 में किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने परीक्षण के समय में इसकी शुरुआत की थी। एक टेस्टिंग हो रही थी और इस पौधे को उगाया गया था। 1841 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, कछार असम में और नीलगिरी तमिलनाडु में चाय के बागान लगाए गए। कब? 1841 में। चाय की खेती पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्रों में होती है। कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी ढलानों वाले क्षेत्र में। जलवायु उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। तापमान 24 से 30, वर्षा 150 सेंटीमीटर तक। और मिट्टी लेटेराइट। लेटेराइट मीन्स कि ऐसी मिट्टी जिसमें नाइट्रोजन उर्वरक काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हो। इसकी प्रमुख किस्म है ग्रीन गोल्ड। उत्पादन में असम का पहला स्थान है और सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पर तमिलनाडु। निर्यातक देश 2015 के अकॉर्डिंग कीनिया पहले नंबर पर निर्यात करता है, देन चाइना, देन श्रीलंका और भारत चौथे नंबर पर चाय का निर्यातक है। चाय में कैफीन और टैनिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैफीन और टैनिन। ठीक है, कहवा ये सब हमें नहीं करना है इतना। ठीक है, बाकी भारत में कहवा कब आया था? 17वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, और थोड़ा और देख लेते हैं इसमें। उच्च कोटि का जो कहवा होता है उसका नाम होता है, कहवा का नाम होता है अरेबिका। ठीक है, कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक है इसका और विश्व में शीर्ष उत्पादक ब्राज़ील है। भारत 7वें नंबर पे है। ठीक है, कहवा मतलब कॉफ़ी होती है। रबड़ जो है अमेज़न बेसिन में जंगली रूप से उगने वाला हेवा ब्राज़ीली एंसिम नामक जो वृक्ष है उसके दूध या लेटेक्स से प्राप्त होता है। इस वृक्ष के बीज में 1876 में जो है इस वृक्ष का बीज भारत लाया गया सर हेनरी विलियम द्वारा। और भारत में जो है रबड़ की खेती पेरियर घाटी में सबसे पहले शुरू की गई। ठीक है, केरल इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत विश्व में 6ठे स्थान पर जो है प्राकृतिक रबड़ का उत्पादक कंट्री है। 2015 में पहले 4थे स्थान पर था, अब भारत 6ठे स्थान पर है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। उसके बाद नारियल छोटा उष्ण कटिबंधीय ये पौधा होता है। छोटा तो नहीं होता है, बहुत लंबा होता है। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 6-7 वर्ष के बाद फल देने लगता है और 60 से 80 वर्ष तक ये फल देता है। शीर्ष उत्पादक है इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत थर्ड पोजीशन पे है। उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा केरल में, देन तमिलनाडु, देन कर्नाटक। मसालों का घर भारत को कहा जाता है। काली मिर्च, अदरक, लहसुन, अदरक 2 बार रिपीट हो गया, हल्दी आदि मसालों का उत्पादन होता है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। विश्व में 4 शीर्ष मसाले उत्पादक देश भारत, बांग्लादेश, तुर्की, देन चाइना। मेथी, सौंफ और धनिया जो है राजस्थान में पहला पोजीशन पर है। राजस्थान। काली मिर्च और इलायची उत्पादन में केरल पहली पोजीशन पे है। देश में संपूर्ण मसालों की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मसाले
उगाए जाते हैं। सेकंड गुजरात और थर्ड मध्य प्रदेश। इलायची सुगंधित मसाला है, लाल लेटेराइट मिट्टी आवश्यक होती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक इसके उत्पादक राज्य है। ठीक है। भारतीय इलायची शोध संस्थान मिलाडुमपारा केरल के अंदर है। ये मिलाडुमपारा केरल, भारतीय इलायची शोध संस्थान। ठीक है। मसालों के शीर्ष उत्पादक केसर जम्मू कश्मीर, काली मिर्च केरल, छोटी इलायची केरल, अदरक असम, जीरा गुजरात राजस्थान, लौंग तमिलनाडु, मिर्च आंध्र प्रदेश में, हल्दी तेलंगाना में, धनिया राजस्थान में, मेथी राजस्थान में, वेनिला कर्नाटक में, लहसुन मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो ये बाकी डिटेल हमें ध्यान में नहीं रखनी है इतनी। देन है लौंग। लौंग जो है यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाला सदाबहार वृक्ष की पुष्पकलिका होती है ये। ठीक है। काली मिर्च। काली मिर्च को भारत का काला सोना भी कहा जाता है। झाड़ी इसकी लतानुमक होती है और जलवायु इसके लिए उष्ण और आर्द्र। ठीक है। कैसी जलवायु? उष्ण और आर्द्र। ठीक है। चिकनी मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी काली मिर्च के लिए काफ़ी अच्छी होती है। भारत जो है काली मिर्च का जो है तीसरा प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है। ओके, अभी थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? तो काजू में होती है। धान जीन बैंक कहाँ पर है? तो फिलीपींस के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मनीला में है। खाद्य प्रसंस्करण के जनक किसे कहा जाता है? निकोलस रॉबर्ट को। किसे? निकोलस रॉबर्ट को। भारत के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? तो ये है 20। भारत के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 15 है। उत्तर के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। झूठा सोना किसे कहा जाता है? पायराइट्स को। हरा सोना अफीम को। ठीक है। एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। थायमिन की सर्वाधिक मात्रा काजू में। धान जीन बैंक कहाँ? फिलीपींस में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला में। खाद्य प्रसंस्करण के जनक किसे कहा जाता है? निकोलस रॉबर्ट को। भारत के कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कितने हैं? 20। जलवायु क्षेत्र कितने हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र 15। उत्तर के कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। झूठा सोना पायराइट्स, हरा सोना अफीम। ठीक है। कुछ उपनाम है भारत के राज्य या कुछ शहरों के। तो भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल। मसालों का बगीचा केरल। ठीक है। मसालों का बगीचा केरल। ठीक है। क्योंकि इलायची भी जिसको मसालों की रानी कहा जाता है वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? केरल में। भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया। विश्व की रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है? प्रेयरी। ठीक है। विश्व का कॉफ़ी मार्ग किसे कहा जाता है? सेंटोस साओ पोलो मार्ग को। सेंटोस साओ पोलो मार्ग को। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़। लौंग का द्वीप जंजीबार। कहवा पात्र ब्राज़ील। ठीक है। कहवा पात्र ब्राज़ील। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। फूलों की रानी ग्लैडियोलस फूल को, जो कि हरियाणा में ये मेन फूल इसको कहा जाता है। फरीदाबाद में काफ़ी अमाउंट में ये उगता है। अनाजों की रानी मक्का को। 21वीं सदी का पेड़ नीम। शुष्क फलों का राजा बेर। ठीक है। ओके। वनों का राजा टीक। ईश्वरीय भोजन किसे कहा जाता है? कोकोआ को। ठीक है। स्वर्णिम तंतु जूट। उजला सोना कपास, सफेद सोना भी कहा जाता है। शाकाहारी मांस मशरूम को। दलहनों की रानी मटर को। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको। भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल। मसालों का बगीचा केरल। भारत का क्यूबा गोरखपुर देवरिया। विश्व की रोटी की कटोरी प्रेयरी। विश्व का कॉफ़ी मार्ग सेंटोस साओ पोलो मार्ग। विश्व की कहवा मंडी साओ पोलो। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को। लौंग का द्वीप जंजीबार। कहवा पात्र ब्राज़ील। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को। फूलों की रानी ग्लैडियोलस। अनाजों की रानी मक्का। 21वीं सदी का पेड़ नीम। शुष्क फलों का राजा बेर। वनों का राजा टीक। ईश्वरीय भोजन कोकोआ। स्वर्णिम तंतु जूट। उजला सोना कपास। शाकाहारी मांस मशरूम और दलहन की रानी मटर को कहा जाता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ प्रमुख कृषि बोर्ड और मुख्यालय।
तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? तो कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कोची केरल में। ठीक है, कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में। मसाला बोर्ड कोची केरल में। चलिए अभी देखते हैं विज्ञान के अंदर कुछ क्रांतियाँ, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। A.O. ह्यूम के आग्रह पर लॉर्ड मायो के द्वारा, मेयो भी इसको कहा जाता है, 27 अप्रैल 1871 में कृषि राजस्व एवं वाणिज्य के एक संयुक्त विभाग की स्थापना की गई। किस विभाग की? कृषि राजस्व और वाणिज्य विभाग। कब? 27 अप्रैल 1871 को। अकाल आयोग 1880 के निर्देश पर 1881 में अलग से कृषि विभाग खोला गया। तो 1881 में कृषि विभाग खोला गया। IARI, जिसको इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वर्तमान में इसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये बिहार में पूसा में इसकी स्थापना की गई 1905 के अंदर। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। 1966 से 67 में नई कृषि नीति में अपनाए गए अधिक उपज वाले बीज और बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में ये तीव्र वृद्धि यहाँ पर होती है। ठीक है, क्या अधिक उपज वाले बीज अपनाए गए और बहुफसली कार्यक्रम जो है ये सब इस्तेमाल किया गया। देन उत्पादन में तीव्र वृद्धि यहाँ पर हुई 1967 से 66 से 67 में। इसमें प्रभावित फसलें कौन सी थी? मेनली गेहूं और धान। प्रभावित राज्य कौन से थे? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ भाग। सफलता का कारण क्या था इसका? अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल। और लाल क्रांति टमाटर या मांस। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों का मिश्रण है ये। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। तो जो हरित क्रांति है वो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर और मांस। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और इंद्रधनुषी क्रांति सभी की सभी क्रांतियों का ये मिश्रण है। ठीक है, श्वेत क्रांति देखते हैं थोड़ा। 1964 से 65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये क्रांति की शुरुआत की गई थी। 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और जनक है इसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक। आज भारत विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र है। श्वेत क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है इंडो जर्मन, इंडो डेनिश, इंडो ऑस्ट्रेलियन पशु विकास कार्यक्रमों का। ठीक है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन के लिए ये काफ़ी जो है
इससे संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति इसे जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति के तहत चलाया गया। इसमें हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल हर तरह की क्रांति को जो है साथ में लेकर चलना है। दूसरी हरित क्रांति 2015 तक कृषि उत्पादन को दोगुना करना। ठीक है, ये भी एक योजना थी। कृषि विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर बनाई गई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में इसमें कहा गया था कि खाद्य संकट दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र को जो है प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इसमें इसके लिए जो है मेन मुद्दा कृषि क्षेत्र को रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 इसमें गहन कृषि कार्यक्रम चलाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से अधिक ही रहा, तो एक जो है योजना काफ़ी सफल रही थी। छठी और सातवीं इसमें 2.52% और 3.47% प्रतिशत का विकास दर प्राप्त हुआ। 12वीं योजना में लक्ष्य 4% का था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं खाद्यान्न उत्पादन में विश्व के देश। चावल में चीन, देन भारत। ज्वार और बाजरा में यूएसए, देन भारत। चाय में सबसे बड़ा उत्पादक भारत, देन श्रीलंका, देन चीन। तंबाकू में चीन, यूएसए, भारत। रबड़ में मलेशिया, थाईलैंड। कपास में चीन, भारत। केला में भारत। नारियल में भारत। मिर्च में भारत। लौंग में भारत और दालचीनी में श्रीलंका। ठीक है, ई रकम क्या है? केंद्र सरकार ने ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी नामक पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल की सहायता से किसान अपने कृषि उत्पादों का जो है ऑनलाइन बिक्री करने में सक्षम होंगे। ठीक है, ये कौन सा पोर्टल है? ये ई राष्ट्रीय किसान एग्री मंडी नामक पोर्टल। ठीक है, ई मंडी या ई रकम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसानों को वैश्विक कृषि बाजारों से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई तकनीक की पहल है। ठीक है, कौन सी पहल? ई रकम। उसके बाद है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट या ई नैम भी इसको बोला जाता है। 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम की प्रायोगिक परियोजना ये पायलट का शुभारंभ जो है किया गया। और ई नाम जो है अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। उसके बाद है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री ने की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एक नई केंद्रीय योजना बनाई जिसको प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कहा जाता है। ठीक है, कृषि समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर विकास हेतु ये योजना है। ठीक है, संपदा। दिस स्टैंड फॉर स्कीम फॉर एग्रो मेनाइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। ठीक है, मेराइन आएगा यहाँ पर। स्कीम फॉर एग्रो मेराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसका नाम बदलकर किसान संपदा योजना किया गया और 23 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, चलिए उसके बाद है किसान कृषि बीमा योजना है जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसको PMFBY कहा जाता है। 13 जनवरी 2016 को ये मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिली। रबी, खरीफ, नकदी और बागवानी फसलों के लिए इस नई बीमा योजना को मंजूरी मिली। यह योजना खरीफ फसल के लिए 1 अप्रैल 2016 से लागू है। ठीक है, चलिए उसके बाद है किसान परियोजना। भारत में फसल बीमा कवरेज की दयनीय स्थिति अप्रैल 2016 से लागू होने वाली प्रधानमंत्री बीमा योजना PMFBY के मद्देनजर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने अक्टूबर 2015 को कृषि सहयोग एवं किसान विभाग की किसान जो है दिस इज क्रॉप इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए जो है फसल बीमा परियोजना को लॉन्च किया। कौन सी योजना को? किसान परियोजना को। कब? अप्रैल 2016 के मद्देनजर जो है इसको लॉन्च किया गया, पहले ही 2015 में। ठीक है, ओके, चलिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसको देश में ये पहली बीमा योजना है, फसल बीमा योजना, और परीक्षण के तौर पर इसको 73 से 84 तक चलाया गया। अप्रैल 1985 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, पहली जो है प्रथम
फसल बीमा योजना कब ये पूरी तरह से लागू की गई? 1985 में। ठीक है, चलिए उसके बाद है वर्षा बीमा योजना। इसको भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL 2004 के दौरान इसको जो है वर्षा बीमा योजना आधारित फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। योजना में कृषक समुदाय की ज़रूरतों के अनुरूप 5 अलग अलग विकल्पों की व्यवस्था की गई है और जून से सितंबर तक कुल वर्षा के आधार पर मौसमी वर्षा जो है इसमें मौसमी वर्षा के तहत इसमें जो है यहाँ पर बीमा दिया जाता है। 15 जून से 15 अगस्त के बीच जो है बुआई विफलता बीमा यहाँ पर प्रदान किया जाता है और जून और सितंबर के बीच वर्षा की मात्रा के अनुसार वितरण बीमा यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला है मौसमी बीमा, देन बुआई विफलता बीमा और तीसरा है वितरण बीमा। ठीक है, उसके बाद है किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना। इसमें क्या है कि अगर ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु में बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना को 2001 से शुरू किया गया। अगर कार्ड धारक की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो इस स्थिति में उसको जो है 50,000 रुपये और विकलांग हो जाता है तो 25,000 रुपये की प्रतिपूर्ति इसके लिए की जाती है। उसके बाद है कृषि कार्मिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001-2 के बजट में घोषणा की गई थी और ये 2001 में इसको प्रारंभ किया गया। लाभ और कृषि मजदूरों को पेंशन लाभ योजना के में जो है 18 से 50 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और 60 वर्ष से पहले स्वाभाविक मृत्यु पर 20,000 रुपये दिए जाते हैं और दुर्घटना के कारण मृत्यु होती है तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। और अगर 60 से ज़्यादा हो जाती है तो उम्र, तो इसमें क्या है सदस्यों को पेंशन दी जाती है और इसके लिए जो है सदस्यों को 365 रुपये का प्रीमियम का भुगतान करना होता है जिसे तिमाही दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है बीमा ग्राम योजना, 2002 में फरवरी में लागू किया गया था। जनश्री बीमा योजना, इसको भी जो है 18 से 59 वर्ष के लोगों के लिए 2000 में इसको प्रारंभ किया गया। गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति है उनको जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा का निर्धारण प्रचलनात्मक जोत फसल पैटर्न और वित्त के आकार के आधार पर होगा। ठीक है, साख की सीमा का निर्धारण यदि बैंक चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड की जो सीमा होगी वो डिसाइड करेगी कि किसान जो है कितनी उसके पास जोत है तो उसके हिसाब से उसको जो है क्रेडिट या उधार यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। 2016-17 के कृषिगत आयातों में सर्वाधिक योगदान किस वस्तु के आयात का था? तो ये था जितने भी 2016-17 में कृषिगत आयात हुआ है तो सर्वाधिक योगदान यहाँ पर खाद्य तेल का था 2.8%। ठीक है, उसके बाद है कृषि वर्ष की अवधि कब से कब तक होती है? तो ये होती है जुलाई से जून तक। ठीक है, इस जुलाई से नेक्स्ट ईयर के जून तक। चलिए विश्व में 4 शीर्ष अनाज उत्पादक वाले जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाले राष्ट्र कौन से हैं? तो बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस व दक्षिण कोरिया। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक क्षेत्रफल में फसल उगाता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, देन राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए सर्वाधिक 5 सिंचित प्रतिशत क्षेत्रफल वाली फसलें कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा है गन्ना, देन गेहूँ, देन जौ, चावल और कपास। ठीक है, उसके बाद है 2015-16 में देश में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खाद्य तेल की उपलब्धता कितनी है? तो 17.7 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो इतनी खाद्य उपलब्धता है 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में औसत सदस्य गहनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी वर्ष 2010 में कितनी थी? तो ये थी 138%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में उर्वरकों की खपत प्रति हेक्टेयर में कितनी थी? तो उर्वरकों की खपत थी 130.66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में करीबन इतनी जो है ऑन एवरेज उर्वरक का इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2015-16 में उर्वरकों के कुल खपत की दृष्टि से जो है 3 शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो उर्वरक सबसे ज़्यादा यूपी में, देन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो है इस्तेमाल किए गए।
चलिए, 9वीं कृषि संगणना के अनुसार देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? तो ये असम है और इसमें सिर्फ 5.54% जो है सिंचित क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सर्वाधिक असिंचित क्षेत्र महाराष्ट्र में, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, देन राजस्थान में, सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा असिंचित। ठीक है, तो सर्वाधिक असिंचित महाराष्ट्र में है, देन राजस्थान में, देन मध्य प्रदेश में, और देन कर्नाटक में, और देन आंध्र प्रदेश में, और सबसे कम सिंचित कहाँ है? असम के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये है झांसी, उत्तर प्रदेश के अंदर, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है जोधपुर, राजस्थान के अंदर, मरु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है, कृषि हो गया। कुल भूमि की दृष्टि से विश्व में 5 शीर्ष राष्ट्र कौन से हैं? तो 5 शीर्ष राष्ट्र हैं कुल भूमि की दृष्टि से, अमेरिका, देन भारत, चीन, रूस एवं ब्राज़ील। क्षेत्रफल के अनुसार ये यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें कुल कृषि योग्य भूमि ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है, और प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष देश बांग्लादेश, देन डेनमार्क। ठीक है, और भारत का यहाँ पर 5th पोजीशन है, जो मतलब खेती जिस एरिया पर की जाती है। तो बांग्लादेश में 59% पर टोटल भौगोलिक एरिया का, डेनमार्क में 56.7 और भारत में 52.8, जो कि 5th पोजीशन है। नेक्स्ट है, देश के राज्यों और संघीय क्षेत्रों में क्रियाशील जोतों की न्यूनतम संख्या चंडीगढ़ में है और मात्र 714 क्रियाशील जोतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा आकार क्रियाशील जोतों में, आकार जो है क्रियाशील जोतों में किसका है? तो नागालैंड का है, देन पंजाब का, देन अरुणाचल प्रदेश का, और देन राजस्थान का। ठीक है, नागालैंड में 6 हेक्टेयर सबसे बड़ी जोते हैं साइज के हिसाब से, पंजाब में 3.7 हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 3.51 हेक्टेयर, और राजस्थान में 2.07 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम अगर हम बात करें इसी में जोत में, तो न्यूनतम केरल में है जोत का जो साइज़ है, देन लक्षद्वीप, देन दमन एंड दीव, देन महाराष्ट्र में थोड़ा इससे एक्स्ट्रा है, यानी कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, केरल, लक्षद्वीप, दमन दीव और बिहार। ठीक है, ये है क्रियाशील जोतों का साइज हेक्टेयर के अंदर। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।